दोस्तों, आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए पॉडकास्ट में। और आज हम बहुत ही ज्वलंत विषय पे बातचीत करने वाले हैं, वो है 70 का दशक और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। और जब भी ये बात होती है तो बात निकलती है किशोरदा की, रफी साहब की, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की, आर डी बर्मन की, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई की। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और आप सभी लोगों को ये रोचक परिचर्चा सुन के बड़ा ही मजा आने वाला है, इसलिए अंत तक इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। और आज हमारे जो गेस्ट दो हमारे साथ जुड़े हैं, वो यूट्यूब पे उन्होंने महती सफलता अर्जित की है। सबसे पहले जितेश दवे जी हमारे साथ जुड़े हैं भुज से। जितेश भाई प्रोफेशनली आकाशवाणी में उद्घोषक रहे हैं और यूट्यूब पे भी आप बहुत सक्सेसफुल हैं। आपका चैनल दिल से दिल तक जेडी नए आयाम रच रहा है, नए सोपान रच रहा है सफलता के। और आपका जो एक अंदाज है, हेलो फैमिली, उसके सभी लोग दीवाने हैं, जो शुरुआत में जितेश भाई बोलते हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट महेश कोहली जी, जो कि देहरादून से हैं। महेश भाई एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं और इनके वीडियो भी खासे लोकप्रिय हैं यूट्यूब पर और बहुत सफलता इन्होंने अर्जित की है यूट्यूब पर। विशेषकर जो म्यूजिक डायरेक्टर संबंधित जो जानकारियां ये देते हैं, वो अपने आप में यूनिक होती हैं और दर्शकों को बांधे रखती हैं। तो आप दोनों का मैं दिल से स्वागत करता हूं अपने इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भाई। आप नितिन अपने जी जी आपने अपने ये ऐसे प्लेटफॉर्म पर हमें जो मौका दिया है आपके दर्शकों को और हमारे दर्शकों को आप सब तक पहुंचने के लिए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं नितिन भाई। और महेश भाई, आपका भी बेहद ही शुक्रिया अदा करता हूं। आपका नितिन भाई, खासकर आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आपने ऐसे ऐसे ज्वलंत विषयों पर चर्चा करते हैं, आप हमसे भी क्या औरों से भी करते हैं और बहुत सी अंदरूनी बातें बाहर आती हैं। तो आज वो भी कुछ और भी चीजें ये बाहर लाएंगे, मुझे पता है। और इसीलिए 70 का दशक का इन्होंने विषय चुना है और ये विषय बहुत ही ज्वलंत है। और मेरे ख्याल से जो चर्चा इस पर आज होगी वो शायद ही इससे पहले हुई होगी। तो एक एनालिसिस है, मैं कहना चाहूंगा। बहुत से लोग रफी साहब को भी अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और उन्हें ऐतराज होता है कि रफी साहब के बारे में जो बात करते हैं जो लोग, तो हम बता दें, हम रफी साहब से भले ही ना मिले, हालांकि मिले या ना मिले यार, रफी साहब राष्ट्रीय धरोहर है। कोई किसी को भी उन पे बातचीत करने का हक है। राष्ट्रीय क्या, वो तो विश्व धरोहर है। विश्व में कोई भी उनके ऊपर बात कर सकता है। कोई सेंसलेस लोग ऐसी बातें करते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत वीक है। कि रफी साहब के बारे में हम ही को जानकारी दी। रफी साहब पर कोई ना तो किसी का कॉपीराइट है ना कोई क्लेम, फिर भी हम बिल्कुल रफी साहब से नहीं मिले। हम वो बातें करेंगे, एक एनालिसिस है ये। कोई ये ना कहे कि रफी साहब से आप तो मिले नहीं। भैया इंडस्ट्री का एनालिसिस है और ये हर बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। और ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत हमें संगीत की जानकारी है, तो इस विषय में भी जानकारी रखते तो हम जो डिस्कशन करेंगे, किसी को ये गलतफहमी ना हो कि रफी साहब से नहीं मिले तो यार कैसे बात कर रहे हैं। हम सिर्फ एनालिसिस है ये, और ये सब कुछ रिकॉर्ड पर होगा, जितना ज्वलंत मुद्दा जो नितिन भाई ने उठाया है। जी हाँ। जी अच्छा महेश भाई, आपके तंतु को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। जैसे आपने कहा कि हम जो बनाते हैं वो एनालिसिस है। एनालिसिस सिर्फ नहीं है, हम लिखित आधारों पर जो प्रमाण लिखे गए हैं उन्हीं को तथ्य मान करके, उन्हीं को सत्य मान करके प्रस्तुत करने की हमारी कोशिश है। तो एनालिसिस करने जिस पर लिखित प्रमाण नहीं होते उस पर ना तो नितिन भाई ने काम किया है, ना तो आपने किया है, ना तो मैंने भी ऐसे कंटेंट को छूने की आज तक कोशिश की है। क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा जिनके लिखित प्रमाण होते हैं उसी तथ्यों को रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, इन सभी बड़ी शख्सियतों पर हम एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत बने, ऐसी हमारी दिली ख्वाहिश है। जी नहीं, बहुत जी लोगों नितिन को भाई। गलतफहमी ना जितेश भाई। मैंने बहुत लोगों के पोस्ट जी देखे, बहुत वाहियात पोस्ट देखे कि रफी साहब से क्यों बात कर रहे हो, आप तो मिले नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भैया, ये जो चीजें होती हैं, कुछ एनालिसिस भी बिल्कुल चीज बिल्कुल। है और रिकॉर्ड्स पे जो आती है वो चीज है। रफी साहब के ऊपर इतनी किताबें लिखी गई हैं, वो भी बड़ी बात है। और आपने एक बार जितेश भाई ने कहा कुछ लोगों की जिंदगी में रफी साहब उनके वीसीआर में जो पॉज दबा के चले गए, तो कुछ ऐसे किस्सा है कुछ लोगों का। खैर साहब, आपको बड़ा है ये कस्बा, लेकिन ऐसे लोग टिप्पणी ना करें कि रफी साहब से जो नहीं मिले वो उन पर बात कर ही नहीं सकते। ये वाहियात है
और बिल्कुल बेवकूफ़ाना हरकत है रफ़ी साहब पर उनके अब सही बताऊँ तो घरवालों का भी कोई हक नहीं है। किसी का कॉपीराइट रफ़ी साहब ने का हक है रफ़ी बिल्कुल, साहब के पास। बिल्कुल, सभी की धरोहर। बिल्कुल सही। इसके अलावा मैं दर्शकों को एक बात बताना भूल गया कि हमारे महेश भाई जो हैं उनके चैनल का नाम है बॉलीवुड संगीत के सफर से। तो आप सभी लोग बिल्कुल तुरंत इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, जितेश भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों के चैनल में जो कंटेंट होता है वो यूनिक होता है और आपको बहुत उम्दा जानकारी इनके माध्यम से मिलेगी। नितिन भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका चैनल है हाउसफुल शो विथ नितिन, महेश भाई का चैनल है बॉलीवुड संगीत के सफर से, आप दोनों का फेसबुक पेज भी है, बिल्कुल उसी तरह से दिल से जेडी मेरा यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज है। हम आपके दर्शकों को, हमारे दर्शकों को एक बात पहले से ही कह दें कि आप जिस हम सब तीनों को देखते हैं, हम ऑथेंटिक बातों को रखने की कोशिश है, तो आप तीनों चैनल के जो जो व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे तीनों के चैनल पर जो भी कंटेंट मिलेगा वो यूनिटी के साथ हम देने की कोशिश करते हैं। हमारे तीनों के चैनल को हाउसफुल नितिन, बॉलीवुड संगीत के सफर से और दिल तक जेडी, हम एक सूत्रता से काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे तीनों के चैनल्स को फॉलो करिए। प्लीज कंटिन्यू नितिन भाई। मेरा पहला जो डिस्कशन पॉइंट है वो ये है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 70 का दशक भारतीय फिल्म संगीत, हिंदी फिल्म संगीत के लिहाज से एक बदलाव का दौर था। तो वो बदलाव क्या हुए और इस पे अपने विचार आप दोनों रखें, मैं ये चाहता हूँ। तो पहले हम शुरुआत नितिन करते भाई हैं महेश भाई से करते हैं, क्योंकि महेश भाई एक म्यूजिक कंपोजर भी हैं और काफी गहरी जानकारी है आपको संगीत की। देखिए नितिन भाई, मैं तो अपने हर वीडियो में जब भी कोई ज़िक्र आता है म्यूज़िक का, तो मैं हर वीडियो में एक ज़िक्र ज़रूर करता हूँ। जब भी बात आती है खासकर रफ़ी साहब की और किशोर कुमार साहब की, तो मैं तो हर बार ये ज़िक्र करता हूँ कि 1969 ने एक हिस्ट्री रच दी थी, म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर और खासकर फ़िल्म जो संगीत है उसकी दुनिया में तो आग लगा के रख दी थी। ये तो हमको मानना पड़ेगा। तो 69 के बाद बहुत से बदलाव आए। सबसे पहले तो किशोर कुमार साहब का एक जन्म हुआ, हालाँकि 69 से पहले भी वो गा रहे थे और ये जो काल रहा है 69 के बाद का जो 70 का दशक आता है, ये बड़ा टिपिकल भी रहा है, कुछ समय के लिए। कैसा रहा है देखो मेरा ये मानना है कि जो 50 का दशक और 60 का दशक का जब म्यूज़िक की बात चलती है, तो रफ़ी साहब की बात भी चलती है और किशोर कुमार साहब की बात भी चलती है। 50 का दशक और 60 का जो दशक था रफ़ी साहब के लिए एक तरफ़ा था, ये मानना पड़ेगा। हालाँकि और सिंगर्स को भी उस वक़्त पे गाने मिल रहे थे, गाने को तो किशोर कुमार साहब भी गा रहे थे 69 से पहले। अपने लिए गा रहे थे, देवानंद साहब के लिए गा रहे थे और भी किसी एक्टर के लिए गाए होंगे, ठीक है? लेकिन उतना पॉपुलर वो नहीं थे एज़ ए सिंगर 69 से पहले। मुकेश जी को अगर देखा जाए वो सेटल थे राज कपूर साहब के ऊपर और ये भी दुर्भाग्य की बात अगर मुकेश जी की बात अगर ली जाए मैं संगम की बात करूंगा कि संगम जैसी मूवी के हिट गाने जा रहे थे सर 64 की बात है उसके पास भी मुकेश जी के पास वो काम नहीं था जो होना चाहिए था आप समझिए इस बात को रफी साहब कितना एक तरफा थे और वो एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की बहुत बड़ी कृपा कहूंगा मैं तो मुकेश जी का कमबैक कराया मिलन के जरिए तो मेरा कहने का मतलब है कि रफी साहब की तरफ एक तरफा माहौल था 50 से लेकर के 60 के आखिर तक दशक अब हुआ क्या 69 में आराधना आई आराधना पहले एस डी बर्मन साहब का म्यूजिक तो था ही उसमें थोड़ा बीमार पड़ गए 2 गाने रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड किए आर डी बर्मन साहब उसके बाद आए उनकी बीमारी के बाद और किशोर कुमार साहब को लेकर के आए वो और किशोर कुमार साहब की जब एंट्री होती है खासकर इसका एक गाना मेरे सपनों की रानी कब आए इसने साहब मैं तो कहूंगा इस गाने ने इतिहास बदल के रखा संगीत इतिहास बदल के रख दिया फिल्मी दुनिया का इसके बाद इसमें कोई शक सुबह वाली बात नहीं है 70s में किशोर कुमार साहब बहुत आगे आ गए थे और कुछ वक्त के लिए रफी साहब को इसलिए भी थोड़ा सा पीछे कहा जाएगा उनको भी थोड़ा सा शॉर्ट डिप्रेस हुए थे वो उनको भी थोड़ा सा इस बात से धक्का लगा आप कल्पना कीजिए मैंने जितना 50 का दशक 60 का दशक समझाया कि रफी साहब एक तरफा थे अब कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो मार्केट के हिसाब से चलते हैं शायद ठीक है अब वो किशोर कुमार की तरफ होने लगे और इसका जिक्र कई बार रफी साहब ने महेंद्र कपूर साहब से भी किया था महेंद्र कपूर साहब के बेटे का खुद कहना था
कि मेरे पापा को रफ़ी साहब कहते थे, यार महेंद्र कैसा दौर आ गया है, जो मेरे कदमों में झुकते थे आज वो मुँह मोड़ लेते हैं। तो महेंद्र कपूर साहब ने कहा, भाई रफ़ी साहब ये संगीत की बात नहीं, ये कुछ और बात है। ऐसा भी 70 के दशक में हुआ, ये चेंजेस हुए। दूसरी बात 70 के दशक में रफ़ी साहब की आवाज़ जिन पर आती थी, राजेंद्र कुमार साहब, शम्मी कपूर साहब, विश्वजीत साहब, ये 70 के दशक में थोड़ा इनका मार्केट कम होने लगा था। और एक एक और बात मैं बताऊँगा बड़ी, 70 का दशक वो दशक था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते साहब, राजेंद्र कुमार साहब पर भी किशोर कुमार साहब की आवाज़ पिक्चराइज़ हुई, जॉनी वॉकर साहब पर भी किशोर कुमार साहब की आवाज़ पिक्चराइज़ हुई और एक और इतिहास है, दिलीप कुमार, रफ़ी साहब जिनके लिए मेन प्लेबैक करते थे, उन पर भी किशोर कुमार साहब की आवाज़ 70 के दशक में ही पिक्चराइज़ हुई। तो किशोर कुमार साहब का जलवा था, किशोर कुमार साहब ने आग लगा के रख दी थी, ये कहना गलत नहीं होगा। कुछ समय के लिए रफ़ी साहब थोड़ा-सा पीछे चले गए, मगर रफ़ी साहब ने जो कमबैक किया उसे भी नहीं नकारा जा सकता और रफ़ी साहब ने 70 के दशक में जो गाने दिए आगे बात करूँगा, साहब उसका भी आज तक कोई तोड़ नहीं है और रफ़ी साहब भी वो सिंगर है 70 के दशक के गाने अगर आप याद करोगे सबसे टॉप पर लोगे तो वो गाने आपको रफ़ी साहब ही के मिलेंगे और आपने भी एक रिसर्च की थी नितिन भाई सबसे पहले नितिन भाई ने ही कुछ चीज़ें बाहर लाई थी, इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे कहा जाता है 70 का दशक रफ़ी साहब के लिए थोड़ा-सा वीक था, ऐसा भी नहीं हुआ, कुछ टाइम के लिए था, बाकी सबसे ज़्यादा गाना शायद उन्होंने ही गाए। ये डाटा भी नितिन भाई के पास है। तो 70 के दशक में चेंजेस हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, रफ़ी साहब ने ज़ोरदार कमबैक किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जी हाँ, नितिन भाई। तो जितेश भाई आप भी विचार रखें अपने इस पे। जी, नितिन भाई और महेश भाई, मेरा ये मानना है जैसे कि नितिन भाई ने कहा कि 70 का जो दशक था वो बदलाव का दशक इस हिसाब से था कि 70 के दशक से पहले जो भारत में फिल्मों में म्यूजिक बनता था वो ज्यादा क्लासिकल बेस पर गाने बनते थे। उस दौर में क्लासिकल रागों पर कंपोजिशन बनाने की जो चलन नौशाद साहब ने शुरू किया, खयाम साहब ने किया, एस डी बर्मन साहब ने किया, शंकर जयकिशन जी ने किया, वो क्लासिकल से ऐसा कहा जाता है कि भाई संगीत है वो कभी किसी फ्रेम बंधा नहीं जा सकता। संगीत का नाम ही बदलाव है। जहाँ बदलाव नहीं है, पानी जाता है तो वो पानी है, वो अपनी खुशबू बदलता है। तो कलर बदलने लगा था 70 के दशक में। तो कलर बदलने के पीछे भी ये था कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो म्यूजिक चलता था, पूरी दुनिया उसमें जाज से बदल करके पॉप गया, पॉप से बदल कर डिस्को कहा जाता है जिसे, वो कलर आया। तो उससे भारत की ऑडियंस भी अछूती नहीं रह सकती थी, उन्हें भी नया कलर चाहिए था। तो उन कलर्स को पूरा करने का काम ये लोग कहते हो कि आर डी बर्मन साहब ने रफी साहब से कम गवाया, लेकिन ऐसा नहीं है। आर डी बर्मन साहब ने उस दौर में वेस्टर्न टच जो 70 के दशक के बीच में जो दिया शुरू किया, तीसरी मंजिल है, ऐसी कई फिल्म जहां पर उन्होंने अपने संगीत को नए कलर के साथ प्रस्तुत करना शुरू किया। उसी कलर को शंकर जयकिशन जी को, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, कुछ हद तक कल्याण जी आनंद जी को भी उन कलर को फॉलो करना पड़ा, क्योंकि ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा था। उस दौरान कलर बदलते बदलते जो वेस्टर्न टच और वाली रिदम इंट्रोड्यूस की गई, उस दौरान हम आज चर्चा करेंगे कि आर डी बर्मन ने तो इतने सारे प्रयोगात्मक संगीत दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, शंकर जयकिशन जी, कल्याण जी आनंद जी की मौत में भी। तो वो कलर ऐसे बदलाव के साथ आया कि किशोर कुमार जैसे अलग किस्म की जिनकी आवाज थी, उनको सूट करता हुआ म्यूजिक लोगों को भी पसंद आ रहा था। तो वो टेस्ट को सभी को पकड़ना पड़ा। तो उसमें रफी साहब ने भी फास्ट नंबर भी गाए। तो ये कलर संगीत का बदलाव ये एक जरूरी चक्र है। मेरा ख्याल है कि आप अपने विचार जरा प्रस्तुत करें। आप दोनों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। महेश भाई ने भी जो म्यूजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बातें बताई, आपने भी जो कंपोजर स्पेसिफिक जो राग आधारित धुनें बनती थी वो बाद में फिर जी थोड़ा फास्ट ट्रैक म्यूजिक की ओर शिफ्ट हो गई, क्योंकि ये एक ऑब्वियस की बात थी। जो हमारा 50 और 60 का दशक था, सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन आया था।
और जहाँ बिल्कुल 50 और 60 के दशक में लोग ज्यादा शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते थे, अब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स बढ़ने लगे थे, उनमें इजाफा हुआ था। बिल्कुल और इस वजह से जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, उनका रुझान जो था वो फास्ट ट्रैक म्यूजिक की तरफ ज्यादा था, बजाय कि जो राग जी आधारित धुनें बनाते थे नौशाद साहब या शंकर जयकिशन जी या यस बर्मन दादा या और भी जो भी महान संगीतकार हुए। तो ये एक परिवर्तन आया। दूसरा जो फिल्म भी थी, फिल्में भी अगर आप देखेंगे तो 50 और 60 के दशक में जो फिल्में बनती थी वो सामाजिक संदेश लिए फिल्में बनती थी। और वहीं 70 का दशक जो आया तो सस्पेंस थ्रिलर वाली फिल्में बनने लगी। अब उनमें राग आधारित धुनें नहीं चलेंगी, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगेगा, उसमें ऐसा म्यूजिक भी लगेगा जो सस्पेंस क्रिएट करे। तो उस दौर में इसीलिए आर डी बर्मन जैसे संगीतकार जो प्रयोगधर्मी थे, एलपी थे, एलपी साहब ने भी काफी प्रयोग किए, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई थे, इन सभी लोगों ने पश्चिमी वाद्यों का समावेश अपनी धुनों में किया और वो एक तरह से लोगों का टेस्ट बन गया है। अच्छा, इसमें जो गौर करने वाली बात है, जैसे महेश भाई ने भी बताया कि 69 के बाद का दौर जो था, 70 का अर्ली जो था, किशोर दा का उदय काल था वो। और वाकई में किशोर दा ने झंडे तो गाड़ दिए थे उस समय। लेकिन रफी साहब की मैं तारीफ इसलिए करूंगा कि 50 और 60 के दशक में जो आदमी नंबर वन सिंगर था, 70 में भी कुछ समय कम काम होने के बावजूद भी तगड़ा कमबैक उन्होंने किया। क्योंकि मेरे हिसाब से फ़िल्म इंडस्ट्री में आज तक कमबैक कोई भी नहीं कर पाया है। एक संगीतकार भी यस अगर फेड ऑफ हुआ है, तो कभी वापसी नहीं होगी उसकी। या कोई गायक अगर नीचे गया तो वापस ऊपर नहीं आया। मोहम्मद रफ़ी साहब एकमात्र ऐसे गायक हैं जो नीचे भी गए हैं तो बहुत ही सशक्त तरीके से ऊपर भी आए हैं। तो ये ऊपर मेरा आएंगे पॉइंट ऑफ व्यू था, तो मैंने आपके बीच देखिए रखना था और आप दोनों ने बहुत अच्छी बात बताई। दूसरी बात जी जो मैं आप मैं लोगों से जानना चाहूँगा। जी, महेश भाई? जी, मैं ये मानता हूँ नितिन भाई, रफ़ी साहब को जो प्रॉब्लम हुई मैंने जैसे थोड़ा-सा कहा जो 50s और 60 का दशक था, तो मैंने जी, कुछ बताया था जैसे मुकेश जी किस कारण से गा रहे थे, है ना? मन्ना डे साहब का एक अपना तरीके के गाने मिल रहे थे। प्रॉब्लम 70 के दशक में जो थोड़ा-सा उनको ये आई कि रफ़ी साहब का कभी 50 के दशक, 60 के दशक में काम शेयर नहीं हुआ था, तो काम शेयर होने लगा था साहब। मतलब जी, जी। कुछ प्रोड्यूसर किशोर कुमार साहब की तरफ जा रहे थे। अच्छा, हर उस दौर का एक्टर चाहता था किशोर कुमार साहब की आवाज़ उन पर पिक्चराइज़ हो, खासकर राजेश खन्ना जो जी, जी। 69 के बाद राइट, पहले सुपरस्टार बने, वो तो किशोर कुमार ही को चाहते थे हर गाना उनके लिए तो काम शेयर हो गया और आप लगा लो 50 से 60 के दशक में जिसके आगे सब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब झुकते हैं और थोड़ा-सा काम शेयर हो जाए तो थोड़ी तो प्रॉब्लम किसी को भी होगी। हालाँकि रफ़ी साहब बहुत महान इंसान थे, उनको इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर उनके साथ कुछ लोगों ने ऐसा बिहेव किया, कुछ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने, जिनकी उन्होंने मदद की थी। शायद थोड़ा बहुत जी, दुःख उन्हें इस बात का था। सबसे बड़ी बात जी, है मदन मोहन साहब, आपने जैसा बोला फ़ास्ट ट्रैक उस समय आया। मदन मोहन साहब ने जब उनको गवाया था, तुम जो मिल गए हो हँसते ज़ख्म में और उनकी जब डबिंग हुई तो रफ़ी साहब को भी नहीं पता था ये गाना कहाँ तक आए। आप विश्वास कीजिए ये गाना तब से लेकर आज तक टीन एज के बीच में भी पॉपुलर है। बिल्कुल, रफ़ी बिल्कुल। साहब को जो 70 के दशक में गाया था और मैं बताऊँ 70 के दशक में रफ़ी साहब ने जितने भी गाने गाए, वो हर इंसान की ज़िंदगी से आज की डेट में जुड़े हुए हैं। ये बात भी ध्यान देने काबिल है किसी और सिंगर की इतने गाने नहीं है। मतलब उन्होंने अगर ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाई भी तो उनके गाने ज़िंदगी से जुड़े हुए नहीं है। मैं रफ़ी साहब के बताता हूँ 70 के दशक में क्या-क्या कमाल हुआ। ये दुनिया ये महफ़िल, कोई परेशान हो जाए अपनी बिल्कुल, ज़िंदगी से जोड़ लेता है इस गाने को। जी। आपके ज़रा-सा बादल छा जाए आज मौसम बड़ा बेईमान है, ठीक है? चुरा अरे लिया क्या है तुमने जो बात है! अच्छा दूसरी बात है कोई शादी कोई घुड़चढ़ी होती नहीं है, आज मेरे यार की शादी है, हाँ, ये मेरे याद ठीक की है? है, बिल्कुल। जी, अब जगरातों में ले लो, माता की भेंटें, अगर वैष्णो माता को पॉपुलैरिटी मैं तो नहीं कहूँ वैष्णो माता बहुत बड़ी है, उनको मुझे मुझे पॉपुलैरिटी बुला की लेकिन तो असली पॉपुलैरिटी वैष्णो माता जो घर-घर तक पहुँची, वो पहुँची आशा के बाद, तूने मुझे बुलाया शेरा बिल्कुल, वालिए, रफ़ी साहब, 100% यम्मा यम्मा रफ़ी साहब, मेरे दोस्त किस्सा क्या हो गया रफ़ी साहब, ठीक क्या है? हुआ तेरा तो वादा रफ़ी रफ़ी साहब साहब? की तो ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है जो उन्होंने गीत गाए हैं, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, मोहम्मद रफ़ी। तो ये जो उन्होंने उस समय जो गीत दिए 70 के दशक में जो उनसे गवाए म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने, वो आज की डेट में भी
लोग अपने ख़्यालों में, कहावतों में, किस्सों में उनको याद करते हैं इन गीतों के ज़रिए। राइट, मतलब राइट। ज़िंदगी में कोई मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, ठीक है? तो जी। ऐसे-ऐसे गीत उन्होंने मैंने पूछा चाँद से, ठीक? हालाँकि बहुत सी और भी फ़िल्म उन्होंने लगातार की, तो ये था रफ़ी साहब का जलवा। बोलिए, बोलिए जितेश भाई। हाँ, हाँ, जितेश भाई आप इतने सारे गीत जी, इतने सारे गीतों की फ़हरिस्त महेश भाई ने बता दी, लेकिन मैं एक गीत बोलना चाहूँगा कि अगर मेरे दोस्त अक्सर कहा करते थे कि सुबह उठ के आप किसी भगवान की प्रार्थना करो, पूजा करो या ना करो, लेकिन हर रोज सुबह उठ के एक गीत ज़रूर से गुनगुना लीजिएगा। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया और फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का सोग मनाना फ़िज़ूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। मतलब इतने सारे किसी भगवान की प्रार्थना ना करो, सिर्फ याद कर लो जी, कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला। जी, नितिन जी। नहीं वो तो आपने दौर रफ़ी साहब दूसरा के जो अलावा था ही, इसलिए उस दौर का तो ज़िक्र, लेकिन मैं 70 के दशक की बात कर रहा हूँ। स्पेशली जी, क्योंकि जी, 70 जी, के जी। दशक में बहुत से चेंजेज़ वाली बात है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। रफ़ी साहब ने जो गाया है वो कमाल का गाया, लाजवाब गाया। हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए। मतलब आदमी की ज़िंदगी से जुड़े गीत हैं सर ये। बिल्कुल, बिल्कुल साहब। दूसरा पॉइंट जी, जो जी, है, जितेश भाई। दूसरा जो प्रश्न मेरे ज़हन में आता है, जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग ये दावा करते हैं, हाल ही में कुछ गायक कलाकारों के इंटरव्यू हुए, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 70 के दशक में रफ़ी साहब की चमक फीकी पड़ गई थी और रफ़ी साहब 7-8 साल घर पे बैठे रहे और उनके पास कोई काम नहीं था। तो इस पर आप दोनों की मैं जो विचार हैं, वो जानना चाहूँगा। तो पहले मैं जितेश देखिए भाई सर, से जानना चाहूँगा। बोलिए जितेश भाई। अच्छा नितिन भाई, ये पॉइंट रखने से पहले खास तौर से आपके वीडियो का रेफरेंस देना पसंद करूंगा हमारे व्यूअर्स को। आपने एक बड़ा ही खूबसूरत वीडियो बनाया था जिसमें आपने कहा था कि रफी साहब के पास काम नहीं था। जो लोग भी बोल रहे हैं उनके पास कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि रफी साहब के पास काम कम था, उनका पूरा का पूरा सभी स्टेटमेंट झूठे हैं। आप हमारे व्यूअर्स को अगर हो सके नितिन भाई तो उनका आपने जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाया था वो स्क्रीन पर भी हमारे दर्शकों के लिए जरूर से लगाइएगा। स्क्रीन पे रफी आ साहब जाएगा। ने जब जी किशोर कुमार जी ने जब उस दौर में गाने ज्यादा गाए थे, ज्यादा पॉपुलर हुए थे किशोर कुमार जी के गीत, उस दौर में भी रफी साहब के गाए हुए गीतों की संख्या किशोर कुमार जी से ज्यादा थी। मतलब जो लोग सुनी सुनाई बातें प्रस्तुत कर रहे हैं उनके पास ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। रफी साहब ने उस दौर में भी जब कहा जाता उनका फीका पड़ने लगा था, उस दौर में भी रफी साहब ने सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करवाए थे। उससे बड़ा कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता जो लिखित प्रमाण है। हाँ, एक बात सही है कि अगर मैं भूलता नहीं तो साल 1969 69 और 73 2 साल में रफी साहब हज के लिए गए थे। हज के लिए जब गए थे तब उनके जहन में एक विचार ऐसा है नौशाद साहब के संसर्ग में रहने के बाद के मुझे म्यूजिक से परहेज करना चाहिए। उस दौर में काफी सारे गाने रफी साहब ने गाने से इनकार किया था क्योंकि मैं ये छोड़ना चाहता हूं। लेकिन बाद में यहाँ पर आने के वापस इंडिया आने के बाद नौशाद जी ने और उनके करीबी दोस्तों ने उन्हें समझाया था कि आप तो बने ही संगीत के लिए हैं, आपके लिए संगीत का परहेज हो ही नहीं सकता। फिर रफी साहब ने कम गाने जो रिजेक्ट किए थे उन्हें फिर से गाना शुरू किया। जी। राइट। महेश भाई। जी, मैं बिल्कुल मैं जितेश भाई से एग्री करता हूँ, सारी बातें जितेश भाई सही बोल रहे हैं कि रफ़ी साहब मतलब बिल्कुल ये वाहियात बातें हैं सारी रफ़ी साहब के बारे में। रफ़ी साहब ने 7-8 साल पहली बात तो कोई मुंबई जैसी जगह में बैठ नहीं सकता सर घर में। और मैं बिल्कुल दर्शकों को सही। बता दूँ, पता होना पता हो मैं शाहिद रफ़ी जी की ये बात सुन रहा था। रफ़ी साहब जिस तरह से आदमी को शौक होता है ना कपड़े बदलने का, रफ़ी साहब घर बदलते थे। तो उस दौर में बार-बार घर लेना ये भी बहुत बड़ी बातें हुआ करती थी और जहाँ पर रफ़ी साहब का घर है, जितेश भाई होके आए हैं मतलब अ, सोचने काबिल है और रफ़ी साहब जितने शोज़ कर रहे थे उस दौर में, बाहर इंडिया से बाहर, वो और कोई सिंगर बहुत ही कम करता था। रफ़ी साहब शोज़ के लिए मशहूर थे, यस लाइव शोज़ ये के लिए मशहूर, ठीक है? मैक्सिमम अच्छा टीवी शोज़ पे महेश मतलब भाई आप
आपकी बात को कंटिन्यू करता हूँ। सॉरी, मैं आपको आपकी बात को इसलिए जोड़ रहा हूँ, लेकिन भाई जो महेश भाई ने कहा कि रफी साहब ज्यादा से ज्यादा लाइव शोज करते थे। तो लाइव शोज का जो सीन होता है ब्रॉड का, तो वो शेड्यूल कभी 2 दिन का, 1 दिन का तो हो नहीं सकता, कम से कम 1 महीने का, 15 दिनों का, 20 दिनों का हो सकता है। जब रफी साहब यहाँ मौजूद है ही नहीं, तो उनके अवेज में जिन संगीतकारों को या जिन प्रोड्यूसर्स को अपने गाने रिकॉर्ड करने हैं, तो उनको दूसरे गुलकारों से काम तो निकलवाना पड़ेगा। ऑफिस में आफ्टर ऑल प्रोफेशनल शो बिजनेस है ना, तो किसी को ज्यादा वेट करना ये भी मुनासिब नहीं होता। जी महेश भाई, आपकी बात को कंटिन्यू करें। जी, मैं बिल्कुल शोज ये किस्से हुए उनके साथ सर, 70s ही में हुए। उन्होंने एक दिन में शायद 6 गाने रिकॉर्ड किए थे। एक ये रिकॉर्ड पे बात है, विदेश उनको जाना था और वो सब के सब गाने नायाब थे उसमें। अच्छा, उन्होंने जो आज 70 के दशक में जो आज उनको जी, जो उनको गाने मिले थे, और मुझे एक और गाना याद आ गया उनका, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। मतलब कैसे-कैसे गाने उन्होंने 70s में गाए जो लोगों की ज़िंदगी से आज तक जुड़े हुए हैं। ऐसा किसी सिंगर्स को नहीं मिले। तो ये सबसे बड़ी बात रफ़ी साहब को पहचानने वाली है। हाँ, किसी सिंगर के पास 50 के दशक में, 60 के दशक में जो काम रहा हो, वो थोड़ा कम हो जाए, तो मैं बार-बार कह रहा हूँ, थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी। ये गलतफ़हमी थी। किशोर कुमार साहब 70s में आगे आए, नो डाउट। रफ़ी साहब पीछे गए, ये भी गलत है। ठीक है? जिस तरह से ये सच है कि किशोर कुमार आगे आए, उस तरह से ये भी सच है कि रफ़ी साहब पीछे नहीं गए। रफ़ी साहब उस वक़्त के लिए थोड़ा बहुत उनको हुआ दु दुःख का सामना करना पड़ा, मैं तो कहूँगा। थोड़ा उनको परेशानी तो हुई कि यार ये सब क्या हो रहा है? लेकिन जो कमबैक किया वो ज़बरदस्त कमबैक किया। अच्छा, उसके लैला मजनू उन्होंने की, मदन मोहन साहब ने सारे के सारे गाने उनसे गवाए। कहा जाता है उसमें भी टकराव हो रहा था, संगीतकार नहीं माने। उसके बाद एलपी ने उन्हें रेगुलर गवाया, मनमोहन देसाई ने अपनी फ़िल्मों में रेगुलर गवाया। अब आर डी बर्मन साहब की बात होती है। आर डी बर्मन साहब ने तो जितने हिट गाने रफ़ी साहब को दिए 70s में, वो भी अपने आप में एक नायाब, एक अलग बात है। मतलब आप लगाइए, नासिर हुसैन की फ़िल्में क्या करते थे आर डी बर्मन साहब, तीसरी मंजिल के बाद। तो रफ़ी साहब पे इतना ट्रस्ट था नासिर हुसैन का, आर डी बर्मन साहब उन्हीं को गवाते थे। अगर आर डी चाहते थे सिंगर चेंज कर सकते थे, हम किसी से कम नहीं। आर डी बर्मन साहब के लिए उन्होंने की। ज़माने को दिखाना है, आर डी बर्मन साहब के लिए उन्होंने की। अच्छा, अब्दुल्ला जैसी फ़िल्म में मैंने पूछा चाँद से, ये रफ़ी साहब ने आर डी बर्मन के लिए गाया। यम्मा यम्मा आर डी बर्मन के लिए गाया। तो आर डी बर्मन जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर, जिनको कहा जाता है कि उनकी किशोर कुमार साहब से अच्छी ट्यूनिंग थी और रफ़ी साहब से थोड़ी बहुत कम ट्यूनिंग थी, तो ये बात खारिज की जाती है एक सिरे से। आर डी बर्मन साहब, हर संगीतकार देखो अपने नज़रिए से सोचता है। अगर हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की बात करें, तो कहा जाता है रफ़ी साहब से अच्छी ट्यूनिंग थी। अरे उन्होंने भी तो किशोर कुमार साहब से गवाया उस दौर में। काफ़ी गवाया है कि भाई। नहीं गवाया किशोर कुमार साहब से? हर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, हाथी मेरे साथी सब में उन्होंने बहुत फ़िल्मों में गवाया। अच्छे-अच्छे ट्रैक किशोर कुमार साहब को दिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मेरे दिल में आस किया जैसा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किशोर कुमार साहब को दिया। तो ये यस। कहना कि संगीतकारों ने रफ़ी साहब के साथ कुछ ऐसा किया, वैसा किया, कुछ संगीतकार हुए होंगे 60-50 के दशक के, उन पे हमने कई बार डिस्कशन किया, वो छोड़िए, अलग बात है। लेकिन खासकर आर डी बर्मन साहब, एस डी बर्मन साहब, ये रफ़ी साहब के फ़ेवर में थे। रफ़ी साहब के खिलाफ नहीं थे। ना तो आर डी बर्मन साहब का कोई ऐसा इंटरव्यू मिलता है कि जिसमें वो रफ़ी साहब के बारे में कुछ कहना, बड़ा सम्मान से देते थे। हम तो उस दौर में ना के बराबर ही थे ना 70s में। हमने तो बाद में इंटरव्यूज़ वो देखे टीवी वगैरह में। तो आर डी बर्मन कितना सम्मान से जी। ले रहे थे। वो जब भी बातें करते हैं यम्मा यम्मा गाने की, कितना उदास हो जाते हैं, यार मैं तो रफ़ी साहब से अपना वाला हिस्सा भी गवाता। वो रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, यम्मा यम्मा। तो उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा ना मैं किशोर दा से गवाता हूँ उनको, उस गीत को। तो ये सब चीज़ें हैं। हर संगीतकार ने अपने हिसाब से गायकों को काम दिया, चाहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, चाहे वो आर डी बर्मन साहब हो। आर डी बर्मन को जब-जब ज़रूरत पड़ी, उन्होंने चा भी रफ़ी साहब से कराया, ज़माने को दिखाना है कि आप गाने सुनिएगा सर। और अगर आप कॉम्पिटिशन देखेंगे, हम किसी से कम नहीं का। ठीक है, वो जो सबसे पॉपुलर हुआ था कॉम्पिटिशन आरडी के लिए, जिसपे कहा जाता है नासिर हुसैन को भी फ़क्र था, आरडी बर्मन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हम किसी से कम नहीं में। उसका जो पहला गीत आता है, चाँद मेरा दिल चाँदनी हो तुम, वो रफ़ी साहब की आवाज़ में उन्होंने गवाया। देखिए, और सबसे जो मतलब उसके और जो ट्रैक थे, एक तो आरडी बर्मन का कॉम्पिटिशन में हिट गाना जाता है। कौन-सा गाना है वो? आरडी बर्मन का, इसी कॉम्पिटिशन के अंदर एक आरडी बर्मन साहब का क्या गाना आता जानू है, सॉरी मैं भूल रहा हूँ। क्या जानू याद मोहब्बत तुम क्या क्या है? जानो, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है। मोहब्बत तुमका क्या है? जानो मोहब्बत क्या है। तो उस कॉम्पिटिशन में सबसे हिट गाना जो हुआ था रफ़ी साहब का हुआ था, चाँद मेरा दिल।
आज भी हिट है। और दूसरे नंबर पे ये वाला गाना था। तो उस कॉम्पिटिशन में आर डी बर्मन चाहते एक ही को रखते या और कोई सिंगर लेते। सबसे टॉप पे तो रफी साहब ही का था, हम किसी से कम नहीं की कवाली इन्होंने रफी साहब से गवाई। ठीक। और क्या हुआ तेरा वादा, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, आर डी बर्मन के म्यूजिक डायरेक्शन में ही रफी साहब को उनके जीवन का शायद वो आखिरी फिल्मफेयर अवार्ड था वो मिला, और राष्ट्रीय पुरस्कार आर डी बर्मन साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में मिला इसी गीत के लिए, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। और Yes. आर डी बर्मन साहब को बहुत सी चीजें समझाते भी थे रफी साहब 70 के दशक में। ठीक है, ये तो कई मेरे ख्याल से सुषमा श्रेष्ठा ने भी कहा है बात, आज पूर्णिमा श्रेष्ठा है वो, कि जब वो गा रही थी हम किसी से कम नहीं का गाना, तो रफी साहब कह रहे थे आर डी बर्मन को बच्चन के लिए सुर नीचे कीजिए। तो रफी साहब की ये वैल्यू थी सर संगीतकार की नजरों में। किसी भी संगीतकार को उस दौर में सुन लीजिए, चाहे वो बप्पी लहरी क्यों ना हो, किस सम्मान से वो नाम लेते हैं, तो रफी साहब पीछे कहाँ से चले गए सर, तो लेजेंड कैसे होते हैं? जी जी जी, बोलिए सर। तो एक एक आपकी एक तो नितिन भाई, जरा महेश भाई की बात को आगे बढ़ाता चलूं, क्योंकि उस दौर में मोहम्मद रफी साहब हर एक प्रोडक्शन के लिए या हर संगीतकार के गीतों के लिए लकी माने जाते थे। कामयाबी क्या, एक एनकेस करने वाला नाम थे, तो वो रफी साहब की आवाज थी। कुछ गीतों को गवाने के लिए संगीतकार रफी साहब के महीनों तक इंतजार करते थे। कई गीतों के लिए संगीतकारों ने और प्रोड्यूसर ने रफी साहब का साल भर भी इंतजार किया है, क्योंकि मानते थे लोग कि मोहम्मद रफी जिनको छू लेंगे जिस गीत को, तो फिल्म के लिए वो एक सोना बन जाएगा। तो ये रफी साहब की खुद की पहचान रही। तो रफी साहब को कोई संगीतकार कोई प्रोड्यूसर छोड़ सके, क्योंकि रफी साहब का दौर कभी गया ही नहीं। जिनकी मृत्यु के 6 अरे सालों के बाद भी आज जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिनके नाम से हमारे खुद के पॉपुलैरिटी में बढ़ोतरी होती है, वो कभी जा ही नहीं सकता है। मेरा ये मानना है। तो रफी साहब लकी रहे, तो रफी साहब को कोई छोड़ सके और गाने बना सके, वो कभी किसी संगीतकार ने, शुरू के दौर में भले कही जाती है कुछ बहुत सारे संगीतकारों के लिए ऐसी बातें कि वो पसंद करे ना करे, लेकिन 70 के दशक में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिसाब से किसी ने परहेज किया। इसमें मैं एक बात, जैसे महेश भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला आर डी बर्मन के संबंध में, कि आर डी बर्मन ने एक से बढ़कर एक गीत रफी साहब से गवाए हैं, जबकि आर डी बर्मन जी पर निरंतर ये आरोप लगता आया है कि उनका फेवर किशोरदा की तरफ था, लेकिन एक्चुअली ये झूठा है। इस पे मैं एक बहुत आपको लॉजिक देता हूँ। यदि आर डी बर्मन पे ये आरोप लगता है कि उनका फेवर किशोर कुमार की तरफ था, तो ये आरोप तो नौशाद साहब पे भी लगेगा कि उनका फेवर रफी साहब की तरफ था। जी तो रफी साहब को बिल्कुल प्रेफर लोग लगाते हैं, तो बात लोग तो लगाते हैं, डिनाई वाइस नहीं किया जा सकता इस बात, बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं, जबकि ये सही कह रहे हैं आप, आर डी बर्मन साहब ने तो रफी साहब से बहुत बढ़िया गीत गवाए हैं, लेकिन वहीं नौशाद साहब ने किशोरदा से कोई गीत नहीं गवाया, एक गवाया था वो भी रिलीज नहीं हो पाया है। तो जी चीजें देखिए वही बराबरी बिल्कुल से देखी जाती। फिर मैं कुछ डेटा, जैसे कि अभी जितेश भाई ने बोला था, मैं वो डेटा स्क्रीन पे भी पेश करूंगा। 1970 से 1980 के बीच किशोरदा ने जो गीत गाए हैं उनकी संख्या है 1265, और इसी दौर में रफी साहब ने जो गीत गाए हैं जो रिलीज हुए हैं, उन रिलीज होने वाले गीतों की संख्या है 1317। मतलब अगर देखें अपन तो करीब 52 गीत ज्यादा गाए उन्होंने ज्यादा किशोरदा से। है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, कहानियां खत्म नहीं होती। रफी साहब के अगले कई सालों तक अनरिलीज गीत रिलीज होते रहे, जो चर्चा में नहीं थे, बाद में रिलीज हुए। उनकी संख्या जी 223। मतलब अगर कुल गीत देखें हम, तो उस दौर में 9.5 वर्ष में, क्योंकि रफी साहब का इंतकाल तो 31 जुलाई 1980 को हो गया था, तो 80 एक्टिवली तो जी 9.5 साल ही रहे। उस 9.5 साल में किशोरदा ने 1265 गीत गाए और रफी साहब ने 1540 गीत गाए, जो कि संख्या अगर देखें तो डिफरेंस जो आ रहा है 275 गीतों का आ रहा है, जो कि एक हेल्दी ओ, सैंपल साइज है। और आप देखें अगर, तो 275 गीत, मतलब किशोरदा के कैरियर का, कुल कैरियर में जितने गीत उन्होंने गाए उसका 10% है ये, तो बहुत बड़ा ये सैंपल साइज है। जी जी अच्छा, जी हम बात करें एग्जैक्टली अगर, तो हम बात करें अगर जो लीडिंग सिंगर्स हुए हैं गोल्डन इरा के, मुकेश जी ने लगभग 1300 गीत गाए हैं।
मन्ना दा ने 3.5 से 4,000 के बीच गीत गाए हैं, अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4,000 के बीच में। किशोर दा का आंकड़ा 2700 के आसपास है। तलत महमूद साहब ने लगभग 750 गीत गाए। यदि हम इन सबका जोड़ भी कर लें, तब भी रफी साहब के जो कुल गीत हैं, ऐसा बोलते हैं कि रफी साहब ने बहुत 7,500 गीत गाए हैं। तो रफी साहब का आंकड़ा कुल इन सारे गायकों के बराबर बैठ रहा है। तो आप ये देखिए कि जी रफी साहब जी का सैंपल साइज कितना बड़ा है। और रफी साहब ने यस गीत इसलिए नहीं गाए कि कोई उनको फेवर करता है, इसीलिए गाए कि वो सबसे काबिल गायक, वो सबसे सामर्थ्यवान बिल्कुल गायक, यही कारण है इसका। इसका और कोई कारण नहीं है। तो ये एक मैंने 70 के दशक का आंकड़ा आपके बीच रखा, ये जो कि क्लियरली ये दिखाता है, ये प्रदर्शित करता है कि 70 के दशक में भी रफी साहब के पास भरपूर काम था। हाँ, 50 और 60 के दशक में उन्होंने जितना काम किया, उससे काम कम हो गया था, लेकिन तब भी वो सफल गायक थे। किशोरदा निश्चित रूप से 70 के दशक के मैं नंबर 1 गायक कहूँगा, क्योंकि नंबर्स के अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो हमें कंसीडर करना पड़ता है, जैसे कि रिकॉर्ड कंपनी की डिमांड, तो वो किशोरदा की ज़्यादा थी, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। और किशोरदा की उस समय फीस भी सबसे ज़्यादा थी। तो ये जो सच्चाई है वो हमें स्वीकारना होगा। पर रफ़ी साहब भी उस दौर में भी सफल थे और उनकी डिमांड बनी हुई थी भरपूर, और सभी संगीतकारों नहीं, में वो बनी भी हुई थी। जी, सबसे बड़ी बात ये एक और मैं कहना चाहूँगा, मैं तो ये भी कहता हूँ, देखिए आप अब यही बात को थोड़ा पलट के देखते हैं। मैं तो ये कहता हूँ रफ़ी साहब ने अपनी डेथ के बाद भी काम किया सर। 31 वही जुलाई मैंने आपको 1980 को रफ़ी बताया ना, साहब की डेथ हो गई थी। उसके बाद तो रेगुलर 275 रफ़ी साहब गीत के उनके, क्लोज तो गा रहे थे सर। जी, जी। कुली में 275 शब्बीर गीत कुमार, तो उनके कुली में रफ़ी साहब गाते, मरणोपरांत रिलीज़ हुए। बेताब में शब्बीर जी, वो कुमार। उसके बारे में बात, जी, जी। उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि क्या फिर होगा, हमारे जी, प्रश्न जो आगे के हैं ना, वो अभी उत्तर उनके मिल जाएँगे। जी, जी, जी। तो उसके बारे में भी बात बोलिए, करते बोलिए। हैं। अगला मेरा जो विषय है, चूँकि तीसरा जो मेरा पॉइंट था, उसका उत्तर आप दोनों ने दे दिया है ऑलरेडी, तो मैं चौथे मेरे डिस्कशन पॉइंट पे आता हूँ। 70 का जो दशक था, उस दशक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, आर डी बर्मन साहब ने, कल्याण जी भाई आनंद जी जैसे संगीतकारों ने बहुत महती सफलता, बड़ी सफलता अर्जित की है। और इस दौर में और आगे के दौर में भी लगभग 80 के दशक में भी इन लोगों ने अच्छा काम किया है। तो आप लोग इस दौर का सबसे सफल संगीतकार किसे मानते हैं, आपके पर्सपेक्टिव से? देखिए मेरे हिसाब बताइए। से जो सफल संगीतकार थे, वो तो 64 के बाद ही बन चुके थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट किया जा रहा था डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से, वो एलपी की तरफ बहुत झुकाव था, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप देखिए उस समय राज खोसला जैसे म्यूजिक डायरेक्टर, वो सॉरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर, जिनका झुकाव पहले मदन मोहन साहब की तरफ था, वो एलपी की तरफ पलट के आ गए। ज्यों प्रकाश लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राज कपूर ने शंकर जयकिशन के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सुभाष घई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो जितने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, ये सब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ इनका बहुत ज्यादा झुकाव था। एक सक्सेस की गारंटी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बन गए थे। हाँ, आर डी बर्मन साहब के साथ कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं, और उनके वजह से उनको काफी अच्छा मौका भी मिला संगीत देने का। उसमें से नासिर हुसैन बहुत बड़ा नाम है, और भी शक्ति सामंता ने उनपे विश्वास किया। बहुत से डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके साथ थे, लेकिन एलपी का जो जलवा था 65 के बाद से, जो उन्होंने बनाना 64 से दोस्ती के बाद आए, और 67 के बाद तो जब मिलन आई तो वो कमाल धमाल ही अलग तरीके का लेवल पे उनका नाम हुआ। तो एलपी को ये मानना पड़ेगा 70 के दशक के जो मैक्सिमम हिट सॉन्ग्स है, या मैक्सिमम जो सुपर हिट फिल्म्स है, जो बड़े बैनर की फिल्म्स है, वो एलपी ने की। लोग मानते थे अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लेके आ जाओ और फिर संगीत देख लो, फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। राज खोसला जैसे, सॉरी मैं गलती तो नहीं की बैक बोलने में, राज खोसला जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मदन मोहन को जो लेते थे, राइट। जब उन्होंने एलपी के साथ काम करना शुरू किया सर, जो मदन मोहन उनके म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, बहुत अच्छे उनके पसंदीदा। तो जब उन्होंने एलपी को लिया, तब मेरा देश के बाद तो पागल हो गए थे यार, ऐसा संगीतकार तो मैंने देखा ही नहीं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसा। कैसे गाने बनाते हैं, गली गली में इनके गाने गूंजते हैं, किस तरीके का संगीत ये बनाते हैं। उसके बाद तो राज खोसला ने एलपी ही को लिया, ठीक। और उससे पहले दो रास्ते एलपी राज खोसला के लिए,
फिर आप राज कपूर की बात करते हैं सर, बॉबी की मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा कि राज कपूर बहुत बड़ा नाम है, जिनको संगीत की समझ थी, डायरेक्शन प्रोडक्शन में एक ऐसा नाम है राज कपूर, जिनको बहुत अच्छे से संगीत का ज्ञान था। जब जय किशन जी की डेथ हो गई थी 71 के तकरीबन, तो राज कपूर जी जब बॉबी बना रहे थे, क्राइसिस आ गए थे उनके साथ कुछ मेरा नाम जोकर को लेकर के, तो बॉबी में किसको संगीतकार ने, तो उन्होंने 3 नाम लिस्टेड किए थे। सबसे पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनकी पसंद थे। अगर वो मना कर देते, सेकंड नंबर पे कल्याण जी आनंद जी थे। आप देखिए, थर्ड नंबर पे आर डी बर्मन थे। ये खुद प्यारेलाल जी ने कहा है इंटरव्यू में। तो राज कपूर की पसंद जो म्यूजिक डायरेक्टर हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल क्या चीज थे। और बॉबी में लाने के लिए राज कपूर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को क्या-क्या नहीं किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सर अपनी शर्तों पे काम किया बॉबी में। राज कपूर साहब ने कहा उनको कि आप आर के स्टूडियो में आकर के म्यूजिक की सिटिंग कीजिए। लक्ष्मीकांत जी ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, अब हमारा म्यूजिक रूम है, म्यूजिक सिटिंग रूम है, आप वहां पर आकर के हमसे सिटिंग कीजिए। तो ऐसे भी किस्से हुए बॉबी की म्यूजिक मेकिंग के दौरान। तो एलपी ने अपनी शर्तों पे काम किया बॉबी का, और अपनी शर्तों पे वो उनका संगीत हिट भी हुआ। राज कपूर की उन्होंने इतनी चलने नहीं दी। तो ये एलपी का जलवा तो समझना पड़ेगा साहब। जो झुकाव था 70 के दशक में, 80 के दशक तक वो बने रहे, 90 के दशक की शुरुआत में भी एलपी ने बहुत अच्छा काम किया। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये सब मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ बातें, ये सब आपको रिकॉर्ड्स पे मिलेंगी। अगर हम कुछ इधर-उधर की बातें करते, गलत बातें करते, और उसका तो कोई सर सीमा नहीं है ना, लेकिन ये बात जो है रिकॉर्ड्स पे आप फ़िल्म्स उठा के देखिए, 70 के दशक की बड़ी फ़िल्में, हालाँकि शोले जैसी फ़िल्म आर डी बर्मन साहब के हिस्से आई। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एलपी का जो जलवा था 70 के दशक में, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का झुकाव था 70 के दशक में एलपी की तरफ, 80 के दशक में भी वो बरकरार रहा। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मैं मानूंगा 70 के दशक के सबसे टॉप म्यूजिक डायरेक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, जितेश भाई आप क्या बोलेंगे इसमें? नितिन भाई, मेरा मानना यह है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और आर डी बर्मन साहब, ये दरअसल तीनों ऐसे दोस्त थे जो शाम को एक दूसरे के स्टूडियो पर जाकर के बैठा करते थे। देर रात तक उनकी सिटिंग होती थी, कभी संगीत की चर्चा होती थी, कभी गेट टुगेदर होता था, कभी पार्टीज होती थी। और तीनों संगीतकार ऐसे दोस्त थे जो अगले दिन जिस गीत की चर्चा हुई है पिछली रात को, उस पर नया कंपोजिशन दूसरे दिन बनाने की ऑथेंटिसिटी रखते थे। आज मैं आर डी बर्मन की ये धुन मैंने सुनी, उस पर मैं आगे जाऊंगा। तो दोनों के बीच किसी को कामयाब या नाकामयाब मानना, उसकी इस बार हर एक जगह पे अलग अलग होता है कि ज्यादा गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं, ज्यादा प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक पसंद आ रहा है। तो तीनों जो हैं वो अलग अलग जॉनर के संगीतकार थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने क्लासिकल बेस्ड गीतों को, भारतीय क्लासिकल को लाइटर वे में बना करके लोगों के दिलों तक पहुंचाने की कोशिश की। आर डी बर्मन साहब ने पूरे इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में जो संगीत चल, उनके कुछ अच्छे अच्छे फोक म्यूजिक थे, उनमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके नए नए रंग को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और कल्याण जी आनंद जी इन दोनों से अलग इस हिसाब से थे कि उन्होंने संगीत को इतना सरल तरीके से लोगों तक रख दिया। आज भी आप गौर करिएगा कि कहीं कोई भी महफिल बैठी हो, उसमें कल्याण जी आनंद जी का कोई भी गाना, सॉरी, चांद सी महबूबा हो मेरी कब, भले वो इतना मेलोडियस गाना लगे या ना लगे, लेकिन लोगों के दिलों में जल्द से जल्द उतरने वाले कंपोजिशन किसी ने बनाए, हल्का फुल्का करके। मैं तो घूम चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, ये गुजरात का फोक वर्जन है, जर्मनी से बोलते हैं, वो फोक वर्जन से उन्होंने कंपोजिशन बनाया। इतना हल्का फुल्का संगीत, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, महफिल में गाया जाने वाला गीत। तो तीनों की खूबियां अलग थी, कामयाब तीनों ही उतने थे। मैं जो बात कर रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ कौन कम था कौन ज्यादा, सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट के हिसाब से जो प्रोड्यूसर, देखो एक नाम और बोल रहा था, मनोज कुमार साहब, कल्याण जी आनंद जी को लेते मुझसे याद आ गया। तो पूर्व पश्चिम तक उन्होंने कल्याण जी आनंद जी को लिया, उसके बाद वो भी मुड़ गए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ।
रोटी कपड़ा और जी, जी। मकान और शोर जैसी फ़िल्म उन्होंने फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ की, और 10 नंबरी जैसी मूवी, हालाँकि मनोज कुमार साहब उसमें एज़ ए हीरो ही आए थे, लेकिन उनका पीछे बहुत हाथ था उसके डायरेक्शन के अंदर, नाम उनका नहीं था। जी, तो एलपी जी महेश भाई। बड़े-बड़े जो कैरेक्टर प्रोड्यूसर थे, बड़े-बड़े बैनर थे, उनके लिए एलपी एक तरीके से वरदान बन गए थे कि मतलब हिट म्यूज़िक एलपी ही देंगे ताकि उनकी फ़िल्म बिक जाए। डिस्ट्रीब्यूटर हाथों-हाथ लेते थे। मैं ये मार्केट वाली बात कर रहा हूँ, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मैं संगीत होता था 70 के दशक में, मैं और वहीं पर आ के रहा हूँ महेश दशक के भाई। अंदर मैं फ़िल्म जी, डिस्ट्रीब्यूटर हाथों-हाथ लेते थे उन फ़िल्मों को। ये मैं कह रहा हूँ, जी, जी, मार्केट के हिसाब से। जी महेश म्यूज़िक तो भाई। अलग चीज़ है, मैं म्यूज़िक वही तो मैं वहीं पर आ रहा हूँ महेश भाई। मैं इसी बात को जोड़ने की बात कर रहा था। जैसा आपने कहा बिल्कुल उसी तरह से तीनों के कलर अलग थे। किसी को किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते। कौन कमतर, कौन ज्यादा कामयाब, ऐसी बात कभी किसी क्रिएटर के लिए हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे लिए जो म्यूजिक पॉजिटिव है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो म्यूजिक शायद ना करता हो, पसंद ना भी आता हो। लेकिन मार्केट के हिसाब से देखें, नंबर ऑफ सॉन्ग्स की बात करें, जैसे महेश भाई ने एक बात कही कि गली गली में गाने गाए जाने वाले गीत, तो वो कलर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के अलावा और हम अम, जो वो आरटी बर्मन है वो क्लास के लिए है, मास के लिए नहीं है। लेकिन जब इंडस्ट्री की बात करनी हो तो के लिए भी काम करना है, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री है वो प्रोफेशनल इंडस्ट्री। पैसे के लिए काम करने वाले लोगों के अर्निंग जनरेट का काम है, तो उसमें एलपी नंबर वन आ सकते हैं। जी, जी। जी, मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ इसमें, तो मुझे लगता है कि 60 के दशक की तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि 60 के दशक में भी शंकर जयकिशन भी सक्रिय थे और भी महान संगीतकार सक्रिय थे। लेकिन जी, जी, इसके बाद के दशक में जो बाद तक जो सबसे सफल संगीतकार जोड़ी रही है, वो मेरे मत से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही रही है, कॉमर्शियली। बिल्कुल, और बिल्कुल। पॉपुलैरिटी में क्यों रही है? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वो संगीतकार हैं जिनके पास हर आयु वर्ग, हर आय वर्ग, सभी के गीत हैं उनके पास। उनके मेन्यू में जी, हर जी, तरीके का गीत है। चाहे फेरी वाला हो, जी, गैरेज पे काम करने वाला हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, किसी भी प्रोफेशन का हो, किसी भी कैडर का हो, हर टाइप का गीत आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास मिलेगा। वहीं अगर अपन मिलेगा। आरडी बर्मन साहब की बात करें, तो उनका संगीत भी अद्भुत था, कोई उसमें कोई दो मत, कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन जैसा जितेश भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि उनका संगीत जो था वो पर्टिकुलर क्लास के लिए था। वहीं एलपी का संगीत मास के लिए। ऑब्वियसली जो मास के लिए होगा वो ज्यादा हिट होगा कॉमर्शियली। तो कॉमर्शियली एलपी ज्यादा हिट रहे। और दूसरा, एलपी के बारे में जो एक बात बड़ी गौर करने वाली है, वो ये है कि ये एकमात्र संगीतकार है जिनका कैरियर सबसे लॉन्ग टर्म रहा है। 63 जी, 64 से लेकर के लेट 90s तक ये लोग सक्रिय रहे। अच्छा, 90s में भी हिट संगीत दिया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि ये ढल गए हों, फेड ऑफ नहीं हुए वो। आप खलनायक का संगीत सुन जी, लीजिए, आप राम लखन का सुन लीजिए, आप तेजाब को सुन लीजिए, तो सुपर हिट यस, गाने दिए इन्होंने। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कॉमर्शियली ये सबसे हिट जोड़ी थी। और कई लोग तो बहस करते हैं कि ये शंकर जयकिशन से भी ग्रेट। शंकर जयकिशन से ग्रेट मैं यस, इसलिए नहीं कहूँगा, कॉमर्शियली उन्होंने बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है। और मैं बहुत उनको ग्रेट मानता हूँ एलपी को। लेकिन एलपी खुद अपना आदर्श शंकर जयकिशन को मानते थे। लक्ष्मीकांत देखो शंकर लक्ष्मीकांत जैक्सन, जी तो जी, जी। लक्ष्मीकांत जी तो शंकर जैक्सन के साथ हुआ जयकिशन जी। क्या? शंकर मेरे जैक्सन ख्याल सर से अनफॉर्चुनेट डेथ जो जैक्सन साहब की थी 71 में हो गई थी, वो गलत हुआ। जैक्सन साहब की अगर डेथ ना होती तो शायद इतिहास कुछ और होता संगीत का। तो बिल्कुल, शंकर जैक्सन बिल्कुल के सही। थोड़ा-सा जो उनके साथ जी, दुखद हुआ वो ये हुआ कि जैक्सन साहब बहुत जल्द गुज़र गए थे। उनको जितना काम करना चाहिए था, शायद वो उतना नहीं वो जोड़ी कर पाई। वो 20-25 साल क्या उससे आगे भी करती। जैक्सन साहब की डेथ के बाद ये मामले कुछ उल्टे पड़ने लगे। शायद फिर बॉबी में लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल ही ना होते। जी, इतिहास ना जी। और रचते। आप ये देखिए जी। कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को जो लोग पर्सनली जानते हैं, शायद जितेश भाई तो मिले भी हैं मेरे ख्याल से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से नहीं मिला। मिल मिले। मैं प्यारेलाल जी से नहीं मिला। जी, प्यारेलाल जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ मुझे। जी। तो जो लोग भी मिले हैं वो मुझे बताते हैं कि प्यारेलाल जी से, अब चूंकि लक्ष्मीकांत जी तो है नहीं जीवित,
प्यारेलाल जी से जब भी बात करो तो वो बोलते हैं, अरे हमारे संगीत के बारे में क्या बात करते हो? बात करो शंकर जयकिशन के बारे में, एस डी बर्मन दादा के बारे में। तो एसजे के प्रति तो उनका बहुत हाई रिगार्ड्स है। मतलब लक्ष्मीकांत जी तो इतने बड़े फैन थे जयकिशन जी के कि वो घड़ी भी उनकी स्टाइल की पहनते थे। ये ये चीज प्रूव करता है कि आप आइडलाइज किसको करते हो। तो एलपी के जो आदर्श रहे हैं वो निश्चित रूप से शंकर जयकिशन ही रहे हैं। कुछ फिल्मों में तो अगर आप संगीत भी देखेंगे ना तो उन्होंने उसी पैटर्न पे दिया है। आप वो नाइट इन लंदन का गाना आप सुने, नजर न लग जाए किसी की राहों में, आप देखिए बिल्कुल, आपको बिल्कुल। कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये शंकर जयकिशन की कंपोजिशन है क्या, जबकि है वो बॉबी बॉबी एलपी में की। सेम म्यूजिक वही था। बॉबी में, बिल्कुल बॉबी में भी सेम म्यूजिक है। तो ये है। तो मैं अगला जो पॉइंट है वो 70 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण काल था, जो गोल्डन एरा, वो खत्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था। लेकिन तब भी अच्छे गीत आते थे। तो किशोर दा के अलावा रफी साहब ने बेहतरीन गीत गाए, मन्ना दा ने गाए, मुकेश जी ने भी 1976 तक बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए। कभी कभी के लिए तो उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिर महेंद्र कपूर साहब ने बहुत अच्छे गीत गाए। तो आप दोनों 70 के दशक का सबसे सफल गायक या सबसे लोकप्रिय गायक किसे मानते देखिए, अब जब लोकप्रिय वाली बात होगी, मैंने सारे गाने रफ़ी साहब को आपको बता दिए। आज की डेट में जो रफ़ी साहब के मैंने तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, कोई शादी जिसके बिना नहीं हो सकती, आज मेरे यार की शादी है, ठीक है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, तुम जो मिल गए हो। जितने यूथ के बीच में रफ़ी साहब के जितने ज़्यादा पॉपुलर ये गाने हैं, उतने किसी और सिंगर के पॉपुलर गाने नहीं है सर, अगर आपको मानना पड़ेगा ये। भला ही रफ़ी साहब का नाम थोड़ा-सा उस दौर में कम हो गया था, लेकिन रफ़ी साहब ने जो उस वक़्त में गाने दिए ना, वो कमाल के गाने थे। हालाँकि इसी 70 के दशक में जो आप कह रहे हैं मिड 70 की बात है शायद, मुकेश जी ने भी नेशनल अवार्ड जीता था सर। कई बार यूँ भी हैं? देखा है, फिल्म जैसे फेयर, गीत भी इसी दशक में आया, हाँ, नेशनल अवार्ड ठीक? भी जीता था, फिल्म और फेयर अवार्ड। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो आज की हालात से अगर देखें तो 70 का दशक का वो भी मेरे हिसाब से तो वो भी स्वर्ण काल था सर। उसमें कम से कम गाने तो बन रहे थे, राइटर्स काम तो कर रहे थे। जो रॉक एंड रोल आ रहा था उस समय पे, उसका कुछ खाका तो था सर कि फ़िल्म के हिसाब से जाना है आपको, थोड़ा-सा मतलब आपको सुर सही होने चाहिए, लिरिक्स अच्छे आने चाहिए। तो आज के हिसाब से जो 70 का दशक है, बहुत प्यारे गाने दिए 70 के दशक में भी। आर डी बर्मन साहब के गाने भी उठा कर के देखो, उन्होंने जैसे भी दिए वो, किस तरीके का उन्होंने दिया, एक्सपेरिमेंट किए, वो भी बड़े प्यारे थे। महबूबा महबूबा जैसा गाना, बहुत अच्छा गाना है। उन्होंने वेस्टर्नाइज़ तरीके से किया, धन्नो की आँखों में। तो ये सब गाने जो हैं, इनको आप मतलब ये नहीं कह सकते आज के हिसाब से वेस्टर्नाइज़ थे, मगर इनके अंदर एक कला थी, इन गीतों के अंदर भी, जो आज वो कला तो बिल्कुल महेश भाई, नदारद है। तो मेरे हिसाब से महेश तो भाई 70 का दशक भी स्वर्णिम काल ही था सर। जी, जी, जी। नहीं नहीं महेश भाई, जी, मेरा जी। प्रश्न कुछ और था। आप सबसे सफल गायक किसको मानते? तो आपने जो कहा उससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि आप रफी साहब को सबसे सफल मानते हैं उस दशक में। जी, अब मैं देखिए, देखिए, आऊंगा मैं महेश इस भाई इस की कारण तरफ। बोल रहा महेश हूँ। भाई जी, जी, इसी कारण मैंने गीत बता दिया आपको, जी जी, ठीक है? राइट राइट। मैंने गाने बता दिए। महेश भाई, आप उठा किसी और सिंगर के आप गाने उस तरीके से उस प्लेटफ़ॉर्म पे आज लेकर के आओ। कितने भी हो, लेकिन वो नहीं मिलेंगे। मैंने बताया रफ़ी साहब को जितने गाने मिले लकीली, वो गाने आज के राइट दौर में भी मतलब लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हैं वो गीत। ये दुनिया है महफ़िल बता दिए राइट मैंने सारे कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, फिर कह राइट रहा हूँ, आज मेरे यार की राइट। शादी है, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली। सारे के सारे गाने रफ़ी साहब ने उस दौर में दिए सर, बिल्कुल। महेश भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी। किशोर कुमार की जो आवाज थी, जो उनके प्लेबैक का जो तरीका था, वो एक एक्टर का था। अभिनेता की आवाज थी तो किशोर कुमार जी थे। मुकेश जी की आवाज थी, वो एक दर्द भरा, एक ट्रेजेडी में फंसे हुए व्यक्ति को दर्शाने का काम किशोर मुकेश जी करते थे। मन्ना डे जी और महेंद्र कपूर जी, मेरे ख्याल से उन दोनों की आवाज का जो जॉनर था वो ऐसा था कि वो कोई मैसेज कन्वे करवाना चाहता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर पर्दे पर, राइट या तो बैकग्राउंड में कोई गाना बज रहा है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, ऐसे कोई मैसेज करते गीत हैं तो वो मन्ना डे और महेंद्र कपूर जी को सूट करते थे। लेकिन रफी साहब की आवाज थी, वो पर्दे पर बैठे हुए आम एक्टर की आवाज लगती थी, आम आदमी की आवाज लगती थी।
हमसे हर एक इंसान अपने आप को रफी साहब से जोड़ पाता था कि ये मेरी बात है। दिल जो न कह सका वो राज दिल कहने की रात, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। भले गाने का श्रेय संगीतकार को भी जाता है, गीत को भी जाता है, लेकिन रफी साहब का जो टोनल क्वालिटी है वो आम आदमी का। तो मेरे ख्याल से कंपेयर करना दुरुस्त नहीं मानूंगा मैं। ये सभी लेजेंड गुलकार थे, लेजेंड क्लेवी सिंगर थे, लेकिन लोगों तक पहुंच की कोई आवाज है तो वो रफी साहब की, मेरा मानना है। जी। जी मैं अपने इसमें मेरा जो दृष्टिकोण है वो ये है कि 70 के दशक का नंबर 1 गायक कॉमर्शियली तो किशोर कुमार ही थे। कॉमर्शियली अगर जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल मेरी ऐसे लोगों से भी बात होती जो रिकॉर्ड कंपनी के भी देते हैं कि भाई उस समय रिकॉर्ड बिल्कुल कंपनी क्या डिमांड करती। लेकिन अगर सक्सेस देखें, लोकप्रियता देखें अपन, तो रफी साहब भी नेक टू नेक थे। रफी साहब ने तो बल्कि गीत भी ज्यादा गाए हैं, लेकिन कॉमर्शियली किशोरदा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थे, ये हमें मानना पड़ेगा। दूसरा एक बात और मैं बिल्कुल बोलता हूँ, मेरे को अभी एक पॉइंट मेरे को चूंकि याद आ गया अभी, तो वो मेरे को उपयुक्त लगा अभी बोलने के लिए। 50s और 60s का वो दशक थे, टाइम था, कालखंड था, टाइम पीरियड था, जब रफी साहब ने एक तरफा डोमिनेट किया। लेकिन उस दौर में भी हम ये नहीं बोल सकते कि मुकेश जी आउटडेट हो गए थे या मन्ना दा आउटडेट हो गए थे। उन्होंने भी बहुत अच्छे गीत गाए हैं, उनको हम कभी भी आउटडेट नहीं बोलते कि उस दौर में मुकेश जी या मन्ना दा आउटडेट हो गए थे या इवन तलत महमूद आउटडेट हो गए थे। हम ऐसा कभी नहीं बोलते। लेकिन जो कम जानकारी रखते हैं, जिनको कम नॉलेज है, वो ये बोलते हैं कि 70 के दशक में रफी साहब आउटडेट हो गए। भाई जब रफी साहब नंबर 1 थे, तब उनके जो समकालीन सिंगर थे वो आउटडेट नहीं हुए थे। तो रफी साहब ने उस दौर के नंबर 1 सिंगर, कॉमर्शियली नंबर 1 सिंगर किशोर दा से ज्यादा गीत गा के भी आउटडेट कैसे होंगे? ये एक पॉइंट मुझे याद आया। तो जी एग्जैक्टली कॉमर्शियली किशोर दा नंबर 1 थे उस दशक में। हालांकि 80 के दशक बिल्कुल में बिल्कुल रफी साहब जैसी आवाजों ने भी किशोर दा को बहुत तगड़ी टक्कर दी है। उनमें शब्बीर कुमार है और मोहम्मद अजीज, जिन्होंने बेहतरीन गीत बिल्कुल गाए हैं। तो किशोर दा को बराबरी की टक्कर दी है उस दौर में, जबकि रफी साहब थे ही नहीं। रफी साहब जैसी आवाज जो थे, उन्होंने भी टक्कर दी 80 के दशक में। बिल्कुल तो ये बिल्कुल सर आगे का हम पॉइंट पे आते हैं। 70 का जो दशक था, उसमें गोल्डन इरा के जितने भी संगीतकार थे लगभग सब फेड ऑफ हो गए थे, सिर्फ एक एस डी बर्मन दादा को छोड़ के। एस डी बर्मन दादा ने आखिरी तक हिट संगीत दिया, आखिरी फिल्म मिली तक उनका संगीत हिट रहा। वो एक एक्सेप्शनल थे, अपवाद। ये सभी बाकी संगीतकार ढल यादगार गए। गीत है। और जी, और इन संगीतकारों ने रफी साहब से एक से बढ़कर एक गीत गवाए, जिसका कारण मुझे समझ में आता है रफी साहब का जो सामर्थ्य था गायकी, उनकी जो डेप्थ थी, जो गायकी में अथाह उनकी प्रतिभा थी, उसका ये कारण रहा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? ये मुझे थोड़ा-सा अपना ओवरव्यू आप बताएँ। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ नितिन भाई, पूरी तरह से सहमत हूँ। जी महेश जी, भाई। महेश भाई बताएँ। जी, नहीं, जो नितिन भाई ने कहा वही सच है, ठीक है? रफ़ी साहब के साथ जिन्होंने भी काम किया वो सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स रफ़ी साहब को मानते थे। थोड़ा-सा 70 के दशक में नौशाद साहब का भी काम कम हुआ और जो होना चाहिए था मार्केट उनका नहीं रहा उस तरीके का, ठीक है? लेकिन वही है कि रफ़ी साहब के साथ नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने भी 70s में काम किया, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। काफ़ी नए हर नया म्यूज़िक डायरेक्टर एक कारण ये भी था कि जिसके पास पैसा नहीं होता था, ठीक है? कि भैया रफ़ी साहब के पास चले जाओ, तो रफ़ी साहब इस तरीके के भी दानी थे, बड़ा दिल रखते थे, फरिश्ता इसलिए नहीं कहा जाता उनको। कितने जी डिसिप्लिन रहे होंगे वो लोग जिनको आज भी जिन्होंने उनके साथ काम किया वो उनको फरिश्ता कहते हैं, तो कैसे इंसान रहे होंगे रफ़ी साहब देख लीजिए। तो इस कारण से रफ़ी साहब को तो हर म्यूज़िक डायरेक्टर पसंद करता था सर। तो जी, जो कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स हुए 50 के 60 के दशक में 2-3 रहे होंगे, वो अलग लॉबी हुआ करती थी, लेकिन 70 के दशक में सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स रफ़ी साहब को लाइक किया करते थे मेरे हिसाब से। बहुत से नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने भी उनसे गवाए और कई गाने आपको मिल जाएँगे। छोटे बजट की फ़िल्में शायद वो रिलीज़ भी हुई कि नहीं हुई, उनके गाने भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे सुनने में। तो बिल्कुल रफ़ी बिल्कुल रफ़ी साहब साहब को के भी बारे किसी में के मैं ये कहूँगा रफ़ी साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि रफ़ी साहब ने न केवल अभिनेताओं का करियर सँवार दिया, बल्कि संगीतकारों का करियर भी सँवार दिया। एक बात और जो मेरे ज़हन में आती एग्जैक्टली है, बहुत-बहुत
कई लोगों को मैंने यूट्यूब पर भी और जो कमेंट्स आते हैं आपके हमारे वीडियो पे, कई बार मैं जितेश भाई और महेश भाई आपके वीडियोस पे भी कमेंट देखता हूँ। विशेषकर जितेश भाई चूंकि एक्सक्लूसिवली रफी साहब पे बहुत कंटेंट बनाते हैं, ये कमेंट मैंने दूसरे यूट्यूबर्स पे भी देखा है कि रफी साहब तो एक क्लासिकल सिंगर थे। अरे भाई, रफी साहब यदि एक क्लासिकल सिंगर थे तो वो चाइना टाउन में टाले हो कैसे गाया था उन्होंने? और भी गीत बता देता हूँ मैं आपको। आप अगर लव इन टोक्यो का वो गीत देखें जिसमें सेंसुअलिटी है एक, आजा रे आ जरा, क्या वो क्लासिकल गीत है? या के तीसरी मंजिल बिल्कुल के नहीं। गीत हैं जो आशा भोसले जी के साथ गाए उन्होंने, जो फास्ट ट्रैक गाने हैं जी पश्चिमी धुनों पे आधारित है, क्या वो क्लासिकल गीत है? तो ये रफी साहब को सिर्फ एक क्लासिकल सिंगर बताना ये बहुत बड़ी भूल है। मेरे ख्याल से रफी साहब 360 डिग्री वाले सिंगर थे और यही कारण था कि बिल्कुल बिल्कुल। किशोर दा के लिए 11 गीत उन्होंने गाए हैं। उसके अलावा 11 गीतों में उनकी यॉडलिंग भी। तो यस रफी साहब एक कंप्लीट सिंगर थे अपने आप में, वो हर तरीके का गीत गा सकते थे। हाँ, उनकी आवाज में अरे मैं किशोर दा वाला बताना चाहता बेस हूँ, बिल्कुल, जो बिल्कुल। भारी भरकम बेस नहीं था, लेकिन उनकी आवाज परफेक्ट थी, जो एक पेपर वेट होता है उसकी जो गोलाई होती है, एक जैसा रहता, ऊंचे स्केल पे भी नीचे स्केल पे भी, वो खासियत थी रफी साहब की आवाज। और वैसी जी तेज नशा यूनिकनेस भरा मेरे मैं एक ख्याल गाना से बताता हूँ। रफी साहब का एक गाना सुनिएगा अमन का। नितिन भाई, रफी साहब ने एक अमन में गाना है, आज की रात ये कैसी रात। अमन, उसमें अरे सायरा क्या बात, बानो के डायलॉग जो क्या थे बात, किस तरीके के थे सर। अगर रफी साहब ना होते, अरे राजेंद्र कुमार सायरा बानो के सामने टिक ही नहीं पाते थे। रफी साहब ने इस तरीके बिल्कुल, से बिल्कुल, सिचुएशन को फील कर दिया, हिल जाता है आदमी। तो जी, ऐसा सहमत हूँ। मतलब जी हर सिचुएशन के हिसाब से आप कभी मतलब गौर से अगर उस गाने को सुनो, आज की रात की कैसी रात, भाई साहब मतलब सायरा बानो बहुत फीकी लग रही है उस गाने में। सेंसुअल जो वॉइस है बिल्कुल, रफी साहब की हावी हो रही है वहां पर। जी। बिल्कुल। तो ये थे रफी साहब। मेरा तो याद आ गया मुझे जो अंतिम जो आपने आ जा रहा वाली बात। मेरा जी अंतिम प्रश्न आप दोनों से है। आप दोनों बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं और मैं आप दोनों से बहुत सीखता हूँ आपके वीडियो देख करके। आप लोगों का मैं ये नजरिया जानना चाहूंगा कि यूट्यूबर के पर्सपेक्टिव से आप किस गायक को सबसे लोकप्रिय पाते हैं यूट्यूब पे? ये मेरा अंतिम प्रश्न है आप लोगों से। अच्छा नितिन भाई, मैं जरा पहले बता देता हूँ मेरी जो फीलिंग है। जी, मेरे चैनल पर नितिन भाई शायद ये कंट्रोवर्शियल हो गया। आप जो आप बता दीजिए पहले। आप बताइए महेश भाई, आप ये बताइए। कंट्रोवर्शियल हो गया थोड़ा सा। लेकिन अच्छा ऐसा अच्छा। ऐसा नहीं है नितिन भाई, ऐसा नहीं। देखो देखो हम बायस्ड भी नहीं है ना। लेकिन एज आपने एज ए यूट्यूबर पूछा ना, अब एज ए म्यूजिक डायरेक्टर तो मुझसे पूछा नहीं। तो वो अलग रख देते हैं म्यूजिक डायरेक्टर को, मेरे अंदर से लिरिसिस्ट को अलग रख देते हैं। एज ए यूट्यूबर तो जी भैया हर यूट्यूबर को रफी साहब से फायदा हो रहा है सर, बिल्कुल स्वीकार सही। करना पड़ेगा। तो सबसे पॉपुलर गायक कौन हुआ? हर कोई रफी साहब पे वीडियो बना रहा है। हम तो 2020 से बना रहे हैं। अभी देखकर सारे रफी साहब पर वीडियो कर रहे हैं। तो मानना पड़ेगा मशहूर हस्ती कौन सी। एज ए यूट्यूबर पूछा आपने, म्यूजिक डायरेक्टर आपने अच्छा नहीं पूछा मुझसे। लेकिन एज ए यूट्यूबर जो है, जब रफी साहब के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हम इसीलिए काम कर रहे हैं सर। हर कोई रफी साहब पे इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि रफी साहब पॉपुलर है। तो इस वजह से तो मैं तो रफी साहब ही को मशहूर कहूंगा। अगर मैं कहूंगा तो मेरे जो वीडियो बनाने की उसके साथ मैं गद्दारी कर रहा हूँ सर अपने काम के साथ। अगर मैं बोल दूं कोई और सिंगर है, हम रफी साहब पर काम कर रहे हैं जी क्योंकि उन्हें लोग सुन रहे हैं। जी, ठीक है, जी तो इसलिए तो ये तो बात जी, साफ कहनी पड़ेगी। एज ए यूट्यूबर पूछा आप, तो मेरा एज ए यूट्यूबर ही ये जवाब है सर। बिल्कुल बिल्कुल रफी साहब बिल्कुल मशहूर है, बिल्कुल। उनके अब ये इसीलिए आप ज्यादा से यस ज्यादा वीडियो जितेश बन रहे भाई हैं, बच्चे तक उनके जितेश ऊपर वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल। जी जितेश जी। भाई आप अपना जवाब दें, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है महेश भाई एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी पूछता तो भी रफी साहब ही आता जवाब। मैं यही कहना चाहता था कि मेरे चैनल पर तकरीबन 975 या 1000 के आसपास व्यूज हैं, लेकिन उनमें ज्यादा से ज्यादा रफी साहब के इसलिए हैं क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग इसे बार बार देखना पसंद करते हैं। लोगों की पसंद होने के कारण भी मुझे ये काम करना पसंद है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से भी ये काम करना मुझे पसंद है, इसलिए मैं करता हूँ। और हमारे आपके चैनल, नितिन भाई के चैनल पर, महेश भाई के चैनल पर, मेरे चैनल पर ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो रफी साहब के कंटेंट पर ज्यादा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रफी साहब के वीडियोस
ऑडियंस व्यूअर से ज्यादा पसंद कर रही है। तो यूट्यूब के एंगल से सोचें तो रफी साहब मोस्ट सेलेबल, मोस्ट लाइकेबल गुलूगार में मैं शामिल करता हूँ, करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लता मंगेशकर जी की मान लीजिए डेथ एनिवर्सरी है, बर्थडे हो, तो लोग ज्यादा वीडियोस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन रफी साहब की बर्थडे बर्थ एनिवर्सरी हो या डेथ एनिवर्सरी, सभी चैनल्स पर वीडियोस चलते हैं, तो ये एक अलग पॉइंट भी रहेगा। जी जी, जी। मेरा भी आप लोगों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और इस आखिरी प्रश्न पे हम तीनों की सर्वसम्मति है कि यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, बल्कि यूट्यूब ही नहीं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रियता रफी साहब की ही है और सबसे ज्यादा कंटेंट बिल्कुल बिल्कुल, क्रिएट भी रफी साहब पर ही होता है। तो इस बात पे हम यस, तीनों सर्वसम्मति है हम तीनों की। और मैं इस बिल्कुल, नहीं, पॉडकास्ट को एक चीज विराम मैं एक दूंगा। चीज और बता दूं, आपने शायद एज ए म्यूजिक डायरेक्टर कहा था, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एज ए कंपोजर, देखो कंपोजर के लिए गानों के हिसाब से सिंगर बदलता है, ये साफ गोई है, ये भी झूठ नहीं है। मतलब कंपोजर के लिए गानों के हिसाब से सिंगर बदलता है, ये साफ। इसमें ये नहीं कह सकते कि ये अच्छे हैं या वो बुरे हैं। उसमें जो आपके गाने के हिसाब से जो जिस तरीके की गायकी होती है, जिस तरह की गाना बनता है, आपकी धुन बनती है, तो आप सिंगर भी वैसे चूज करते हो, वो अलग है। लेकिन एज ए यूट्यूबर आपने जो पूछा, उसमें रफी साहब की जो पॉपुलैरिटी है, नो डाउट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो मैं आप दोनों को बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा। आप दोनों आज इस परिचर्चा में आए और अपने इनपुट्स दिए। आप लोगों का जो अनुभव रहा है पिछले 5-6 वर्षों में यूट्यूब पर, और जो भी संगीत में आप लोगों ने अनुसंधान किया है, वो सारी जानकारी आप लोगों ने हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो मैं आगे भी इस टाइप के पॉडकास्ट हम लोग मिलकर के बनाते रहेंगे, जिससे जो आम श्रोता हैं, संगीत रसिक हैं, उनको नई जानकारी मिले और उनकी संगीत के प्रति रुचि बढ़े। तो आप दोनों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू नितिन भाई, महेश भाई। मैं लेकर आपके के आते रहिए, जी लोगों को भी knowledge मिलेगी। जी बिल्कुल, मैं हमारी तीनों की ऑडियंस से, व्यूअर्स से खास कहना चाहूंगा कि दोस्त, ऐसे पॉडकास्ट आपके लिए अब कम से कम मंथली एक बार भी हम लाने की कोशिश करेंगे। हमारे तीनों के चैनल्स को जरूर से फॉलो करें, फेसबुक पेज को इसी नाम से हैं, उन्हें भी फॉलो करें, यूट्यूब पर भी फॉलो करें, देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसलिए करें क्योंकि हम कभी कोई गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश हमारी रहती नहीं, किसी को कम कर या ज्यादा बताने की हमारी कोशिश नहीं है। हर एक कलाकार जिन्होंने कम से कम एक भी गाना गाया है ना ही अहमियत रखता है हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने कला का काम किया है। देखते रहिएगा। और नितिन भाई आपका बेहद ही शुक्रिया, महेश भाई आपका भी शुक्रिया, क्या आज हम एक प्लेटफॉर्म पर मिले हैं। हो सकता है पूरी ऐसी यूट्यूब की पूरी कम्युनिटी एक बार आपको हमारे पास के स्क्रीन पर छोटी पड़ जाए, इतने सारे हम पॉडकास्ट मेरी क्रिएटर्स को लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू नितिन भाई।